Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our lecture series on UPSC Mains 2022. As you guys all know by now that we are following this series, what we are doing in this series is that we are covering the entire General Studies syllabus in a thematic fashion. Now right now we are on General Studies 3 paper. And from General Studies 3 we have covered Indian economy, we have covered internal security, and now it's the turn for साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक लेक्चर हमने कवर कर लिया है जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कवर किया है. टुडे इज द टर्न फॉर कंप्यूटर एंड आईटी. Alright, तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एंड आईटी. नाउ कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड हम कुछ थीम्स कवर करेंगे. इन टोटल 3 थीम्स हैं और उन थीम्स से रिलेटेड जो जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जो प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में, we'll cover them and we'll discuss them today itself. Alright, so let's jump to theme number 1. Alright, थीम नंबर 1 पे क्वेश्चंस फटाफट से करते हैं. एंड थीम नंबर 1 इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी. ऑलराइट, तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन पे सीधा आ जाते हैं. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नेट न्यूट्रलिटी एंड व्हाई इज इट नीडेड? ठीक है, गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ट्राइज, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राइज रिकमेंडेशंस ऑन नेट न्यूट्रलिटी. 150 वर्ड्स 10 मार्कर क्वेश्चन है. अब इसको अप्रोच कैसे करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पहले पूछा हुआ है कि नेट न्यूट्रलिटी है क्या, तो इसकी डेफिनेशन तो देनी है और नेट न्यूट्रलिटी हमें क्यों चाहिए, तो एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस ऑफ नेट न्यूट्रलिटी आपने मेंशन करनी है. सो राइट एट द आउटसेट इस क्वेश्चन को आप बिना इंट्रोडक्शन से भी स्टार्ट करो ना तो भी हो जाएगा. तो आपने स्टार्ट करना है, नेट न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन देनी है, बेनिफिट्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी देना है, तो आधा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. Then give a brief overview of TRAI's recommendations on net neutrality. फिर आपने बताना है ट्राई ने क्या क्या रेकमेंड करा है कि इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी कैसे इंश्योर की जाए. राइट, सो इस आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले तो आपने डेफिनेशन देनी है नेट न्यूट्रलिटी की. राइट, जब ये हो गया फिर आप लिखोगे बेनिफिट्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी. ठीक है, हेडिंग डालोगे एंड 1 2 3 करके बेनिफिट्स लिख दोगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि अब फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब ऐसे क्रिप्टिक सी लैंग्वेज नहीं है क्वेश्चन की, डायरेक्टली आपसे पूछा. देन आप हेडिंग डालोगे ट्राइज रिकमेंडेशंस ऑन नेट न्यूट्रलिटी. ये आप 1 2 3 करके ट्राई की रिकमेंडेशंस लिख दोगे और एंड में एक छोटी सी कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू नेट न्यूट्रलिटी. इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए आगे चलकर, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए नेट न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को लेके, वो 2-3 लाइनों में आप कंक्लूजन में लिख दो एंड दैट वुड बी ऑल. द आंसर वुड बी कंप्लीट. Now to guide you guys to write a good answer with respect to on this question, right, with respect to this question, तो हमने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं. जैसा जो लोग हमारे लेक्चर्स पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है हर क्वेश्चन के साथ हम कुछ की पॉइंट्स देते हैं. अब वो की पॉइंट्स मॉडल आंसर नहीं है, ठीक है, बट वो की पॉइंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं कंटेंट फिल करने में कि आप इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो. ठीक है, तो लेट्स टेक अ लुक एट द की पॉइंट्स. सबसे पहले तो डेफिनेशन से स्टार्ट करें. सो नेट न्यूट्रलिटी इज द आइडिया दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड ट्रीट ऑल डेटा दैट ट्रैवल्स ओवर देयर नेटवर्क्स फेयरली विदाउट इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर ऐप साइट सर्विसेज. जो कुछ भी नेट पे डेटा है किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी की स्पीड स्लो नहीं करनी, किसी ऐप को स्लो नहीं करना, कुछ भी नहीं, प्रॉपर होना चाहिए सारा. नो डिस्क्रिमिनेशन एज फार एज इंटरनेट इज कंसर्न. दिस इज नेट न्यूट्रलिटी. It means ensuring that all end users are able to access the internet content, applications and services at the same level of service quality, speed and price. ठीक है, नाउ डेफिनेशन हो गई. अब बेनिफिट्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, तो बेनिफिट्स में आप क्या लिखोगे, इट एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच. आपका ब्लॉग भी उतने ही हिसाब से दिखेगा जितना फेसबुक दिखता है. राइट, अगर ऐसा नहीं होता तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दब जाएगा. राइट, सो नेट न्यूट्रलिटी एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इट सपोर्ट्स इनोवेटिव आइडियाज. अगर बड़े बड़े लोगों के ही आइडिया सुनेंगे, अगर बड़े बड़े लोगों का ही कंटेंट पब्लिश होगा नेट पे,
बाकी लोगों का पीछे रह जाएगा। तो ये जो न्यू आइडियाज हैं ये नहीं आ पाएंगे जो नीचे से आते हैं, बॉटम अप आते हैं। तो सपोर्टिंग इनोवेटिव आइडियाज, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, प्लस प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन दी ऑनलाइन स्पेस। तो नेट न्यूट्रलिटी के ये बेनिफिट्स हैं। और फिर आप लिखोगे ट्राई ने क्या रिकमेंडेशन दी है। तो ट्राई ने ना कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे जिन्हें फॉलो करना चाहिए इंडिया को बैक इन 2017। अब वो क्या थे? डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट इज प्रोहिबिटेड, तो नेट न्यूट्रलिटी के फेवर में था ये। केप्ट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह आउट ऑफ द रेगुलेशन, तो इनको नेट न्यूट्रलिटी में नहीं रखा, इनको रेगुलेट कर सकते हैं, इनके खिलाफ नेट न्यूट्रलिटी की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। Internet of Things as a class of service is not excluded from the scope of restriction on non-discriminatory treatment, यानी कि IoT को, Internet of Things को आपने नेट न्यूट्रलिटी के डोमेन में रखा है। TRAI has also recommended a watchdog along the lines of BARC, ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन जो है आपके कंट्री में, तो वैसी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रीटीज, कोर्ट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन ब्लॉकिंग सर्टेन साइट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दीज गाइडलाइंस। तो अगर आपको पता चलता है, गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि ये पर्टिकुलर साइट ना टेररिज्म फैला रही है, टेररिस्ट आइडियोलॉजी फैला रही है, तो आप उसे ब्लॉक कर देते हो। तो वो जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने वाली वेबसाइट है वो कह सकती है हमारे खिलाफ मतलब हमें नेट न्यूट्रलिटी की प्रोटेक्शन मिली नहीं, राइट? तो ये चीजें आउट रखी हैं। ट्राई ने कहा है कि नेट न्यूट्रलिटी में ये नहीं आता कि टेररिस्ट आइडियोलॉजी या हार्मफुल कंटेंट को आप बैन नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो ये रिकमेंडेशंस थी ट्राई की, और एंड में आप एक कंक्लूजन लिख दोगे। मेक सेंस? चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज रिसेंटली central government has asked VPN companies, virtual private network companies, to keep a record of their logs of customer information as directed by certain, ठीक है ना। VPN कंपनीज को बोला है कि जो आपके थ्रू वेबसाइट यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू यूज करते हैं, उनका रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है। नाउ दिस इज अ ह्यूज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑन द इंटरनेट, राइट? बहुत कंट्रोवर्शियल था भारत सरकार का ये मूव। इवैल्यूएट दिस कंट्रोवर्शियल मूव मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 250 वर्ड्स 15 मार्क्स में। तो आपने इसको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है इस आंसर की, और इस इंट्रोडक्शन में आपने वीपीएन बताना है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप मेन बॉडी पे आ जाओगे तो मेन बॉडी में आपने लिखना है एडवांटेजेस या बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ वीपीएन, ठीक है। 1 2 3 करके लिख दोगे। फिर आपने बताना है इश्यूज विद वीपीएन, कि सरकार इस पे कंट्रोल क्यों एस्टैब्लिश करना चाहती है। कुछ ना कुछ मुद्दे तो होंगे, सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। और फिर आप एक्सप्लेन करोगे गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या रही हैं अभी तक, और आप एक्सप्लेन करोगे डिसएडवांटेजेस कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्यों प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लम्स विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। और 1 2 3 करके एक्सप्लेन कर दोगे। तो इसमें पूरा ही आपने इवैल्यूएट कर दिया। क्वेश्चन में जो पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था वीपीएन का ये क्या मतलब, ये गवर्नमेंट ने जो किया है ये प्रॉब्लमैटिक है, इवैल्यूएट। तो आप पहले वीपीएन बताओगे, उसके एडवांटेजेस, इश्यूज बताओगे जिसकी वजह से सरकार को करना पड़ा है, ठीक है। फिर आप बताओगे कि कैसे सरकार का ये मूव गलत है, और एंड में आप कंक्लूजन पता कैसे दोगे, जो वे फॉरवर्ड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सरकार शुड कम अप विद, गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ मिडिल पाथ इन अंडर विच द इश्यूज आर रिजॉल्व्ड वेयर एज द बेनिफिट्स आर एग्जैस्परेटेड या बेनिफिट्स आर इंक्रीज्ड, है ना। कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए कि वीपीएन चलता रहे, ये ना रहे, वीपीएन के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो बेनिफिट्स देता है वो ऑन रहे। ऐसा सा वेग सा वे फॉरवर्डिश कंक्लूजन लिखना है। तो नाउ की पॉइंट्स जिनकी हेल्प से आप आंसर लिख सकते हो वो क्या है। तो सबसे पहले तो आप वीपीएन की डेफिनेशन दोगे। वीपीएन इज एन encrypted connection over the internet from a device to a network in real time. This prevents unauthorized people from eavesdropping, ठीक है। प्राइवेसी के लिए आप वीपीएन यूज करते हो कि कई बारी कुछ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे कि चाइना, वो अपने सिटीजन्स पे स्पाई करती हैं, तो उनके सिटीजन्स वाया वीपीएन अपने आप को स्पाइंग से बचा लेते हैं और इंटरनेट यूज करते हैं। अब अगर चाइना भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप उठाया वीपीएन पे सारों पे, वैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट उठा दे तो वहां के लोग वीपीएन यूज ही ना कर पाए, क्योंकि उनका डेटा भी चाइनीज गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है। Recently, central government has asked VPN companies to keep a record of their logs of customer information as directed by certain,
ठीक है। अब वीपीएन के बेनिफिट्स क्या हैं? सिक्योर इंक्रिप्शन है, तो प्योर आपके जो मैसेजेस हैं ओवर वीपीएन उसको हैक करना मुश्किल है। सिक्योर डेटा ट्रांसफर है, इंक्रिप्शन ऑफ आईपी एड्रेस है, कोई बता नहीं सकता आपका आईपी एड्रेस देके कि आप कहां से बैठ के कम्युनिकेशन कर रहे हो, आईपी मास्किंग हो जाती है। इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, किल स्विच है। सडन इंटरप्शन इन वीपीएन कनेक्शन इंटरप्ट सिक्योर कनेक्शन, टर्मिनेट्स प्री सिलेक्टेड प्रोग्राम्स, रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड दैट डेटा इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे थे उस पर किल स्विच लगा दिया, मतलब कोई भी अब आपके इंटरनेट से निकलने के बाद भी कोई मॉनिटर नहीं कर सकता है कि आप क्या क्या देख रहे थे। ये फायदे हैं, प्राइवेसी बेसिकली फायदे हैं। ठीक है, पर प्रॉब्लम्स क्या हैं इसकी? Data leaks. A study showed that 72% of free VPNs embedded third-party trackers in their software. These trackers are used to gather data on your online activities. तो ये VPN की सेटिंग होती है किसी के साथ जो डेटा गैदर करता है। Jurisdiction. The country your VPN is located affects how secure your VPN is. अगर आप अमेरिका का कोई VPN यूज कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप मोल्डोवा या सर्बिया का कोई यूज कर रहे हो, ठीक है, रशिया का कोई वीपीएन यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। इट बाईपासेस साइबर सिक्योरिटी वॉल्स। वीपीएन सर्विसेज कैन बाईपास साइबर सिक्योरिटी वॉल्स एंड अलाउ क्रिमिनल्स टू रिमेन अनोनिमस। Commercial ramifications. VPN has commercial ramifications for businesses like Netflix and other content providers. आपको पता है जैसे ना कुछ जो शोज होते हैं वो नेटफ्लिक्स इंडिया में नहीं दिखेंगे। अगर आप इंडिया में हो तो आप नेटफ्लिक्स चलाओगे, वो शोज आपको नहीं दिखेंगे। अमेरिका में जो नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है उसको दिखेंगे। पर अगर मैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू अपना आईपी एड्रेस दिखा दूं अमेरिका का, तो मैं नेटफ्लिक्स में वो शोज भी देख सकता हूं। तो ये कमर्शियल प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ कंसर्न्स क्या है इस मूव के, क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स क्या है जो हमने करा था ना ये वाला पार्ट। Disadvantages of government regulations. तो concerns of VPN use. It is against user privacy. Lack of technical means. A 60-day compliance time to set up an online validation facility is challenging. Government इसे enforce अच्छे से नहीं कर पाएगी. Additional cost लगेगी. ठीक है, अगेंस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। VPN के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब हो जाएगा जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं। तो ये है आपका। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Discuss the benefits and challenges of setting up data centers in India. सिंपल क्वेश्चन उन्होंने आपको बता ही दिया कि आपसे जानना क्या चाह रहे हैं कि डेटा सेंटर्स इंडिया में अगर मल्टीनेशनल कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह अगर यूएसए में डेटा सेंटर के बजाय इंडिया में डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करें तो इंडिया को क्या फायदा हो सकता है और क्या चैलेंजेस हैं उसकी एस्टैब्लिशमेंट में डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको, ये तो फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे अप्रोच करोगे? सिंपल, पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे और इस इंट्रोडक्शन में यू विल गिव डेफिनेशन ऑफ डेटा सेंटर्स और हल्का सा 2-3 लाइनों में बता दोगे एडवांटेजेस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एडवांटेजेस भी नहीं। ठीक है, फिर आप आ जाओगे मेन बॉडी पे और मेन बॉडी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। पार्ट 1 इज बेनिफिट्स, क्योंकि यही आपसे डायरेक्टली पूछा हुआ है। ठीक है, और पार्ट 2 में है चैलेंजेस। ठीक है, दैट वुड बी ऑल। इस आंसर में अगर आप कोई कंक्लूजन भी नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर लिख ही देना 2 लाइनों की कंक्लूजन कि दिस इज वेग सी वे फॉरवर्डिश, राइट। ठीक है, अब की पॉइंट्स में देखते हैं आप क्या क्या यूज कर सकते हो कंटेंट में। पहले तो डेटा सेंटर की डेफिनेशन। डेटा सेंटर इज अ डेडिकेटेड सिक्योर स्पेस विद इन अ बिल्डिंग सेंट्रलाइज्ड लोकेशन वेयर कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर द पर्पज ऑफ collecting, storing, processing, distributing, allowing access to large amounts of data. Now, introduction में आप लिख सकते हो डेटा सेंटर्स का इंडिया में क्या हाल है। India's data center industry has around 499 megawatts of critical information technology capacity. As per NASSCOM, India is expected to see investments of around 4.5 billion by 2025. डिमांड ड्राइवर्स इंक्लूड, मतलब इंडिया में डेटा सेंटर की इंडस्ट्री डेटा सेंटर की इंडस्ट्री में $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और क्यों डिमांड है डेटा सेंटर्स की, ये सारे कारण हैं। ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है वगैरह वगैरह। नाउ बेनिफिट्स क्या हैं डेटा सेंटर के? डिजिटल इकोनॉमी इंडिया की बहुत बड़ी है तो उससे और फायदा हो सकता है। डेटा लोकलाइजेशन, जनरली इंडियंस का डेटा माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन वगैरह वाले यूएसए में स्टोर करते हैं ना। इंडिया चाहता है कि इंडियंस का डेटा इंडिया में ही स्टोर हो, है ना। यूएसए ओन करता है इंडिया का डेटा,
इंडियंस का डेटा, तो वो प्रॉब्लम डेटा लोकलाइजेशन से आप सॉल्व करोगे। देन हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, इंडियाज डेटा सेंटर मार्केट इज सेट टू प्ले अ की रोल इन जॉब क्रिएशन, ब्रिंग इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। Meeting digital demands, Indian data center market has seen tremendous growth in the past decade, riding on the explosion of data through smartphones. बहुत ज्यादा डेटा तो जनरेट हो रहा है, सारी दुनिया इंटरनेट पे आ गई है, तो इतने सारे फोन्स आ रहे हैं, सारी दुनिया इंटरनेट पे आ चुकी है, इस वजह से इंडियंस का डेटा बहुत जनरेट हो रहा है। तो देयर इज डिमांड फॉर डेटा सेंटर्स इन इंडिया बिकॉज इंडियंस डेटा बहुत जनरेट कर रहे हैं, सारी दुनिया तो ऑनलाइन है। सुटेबिलिटी फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अच्छा इंडिया के पास अगर डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा है तो इंडिया में ही बहुत ज्यादा बल्क में डेटा होगा। तो आप सोचो इसमें डेटा साइंस, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितनी एप्लीकेशंस निकल सकती हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा वाली फील्ड है, इसमें इंडिया बहुत ग्रो कर सकता है अगर इंडिया के पास ठीक ठाक डेटा है, राइट। अब चैलेंजेस क्या है? प्राइवेसी, डेटा इकट्ठा तो कर लो पर उस डेटा को प्राइवेसी इंश्योर कर सकते हो? तो इंडिया के पास अभी कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है, स्किल अवेलेबिलिटी नहीं है लोगों के पास डेटा मैनेज करने की, पावर एंड लैंड कंस्ट्रेंट्स, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और ऐसी सिक्योर जगह पे होना चाहिए डेटा सेंटर, हाई पावर कंजम्पशन है इनकी। अच्छा जितनी ज्यादा ये पावर कंज्यूम करेंगे, आप जानते हो इंडिया में ज्यादातर पावर प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर प्लांट से, जिसकी वजह से ये डेटा सेंटर्स वुड कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो ये प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई डेटा से डेटा चुरा ले, ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा सेंटर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपके चैलेंजेस और आपका क्वेश्चन ही खत्म, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा हुआ था क्या आप बेनिफिट्स बताओ, चैलेंजेस बताओ। ठीक है, दैट्स इट। चलो लेट्स मूव ऑन टू थीम नंबर 2 एंड दैट इज इंडस्ट्री 4.0। नाउ इंडस्ट्री 4.0 में क्या आता है? न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक AI, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, 5G वगैरह वगैरह। क्लियर? तो इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक हम करेंगे AI पे, दूसरा हम करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। ऑलराइट, now India has the potential to become the AI garage of the world. In the light of the above statement, discuss the dividends, that is benefits India can reap out of the adoption of this emerging technology. ये part 1 है आपके क्वेश्चन का। Also mention the steps taken by India so far in the direction of artificial intelligence. तो इसको आप कैसे लिखोगे? इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन में AI के बारे में लिखना है आपने, पहले डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो इंडिया में इसका क्या स्कोप है। देन सेकेंड जो मेन बॉडी है आपकी, ठीक है, उसमें पार्ट 1 में आप लिखोगे बेनिफिट्स फॉर इंडिया। ठीक है, और पार्ट 2 में क्या है? स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। डिविडेंड्स बोला ना, तो बेनिफिट्स लिख दो या डिविडेंड्स लिख दो हेडिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट 2 में आप क्या लिखोगे? इंडिया ने अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं टू प्रमोट AI। ठीक है, एंड एंड में आपकी कंक्लूजन। प्लीज जब आप आंसर लिखो यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, एग्जामिनर को डिफिकल्टी नहीं आती जब आप ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, क्लियरली सारी बातें लिख देते हो। क्लियर? अब की पॉइंट्स में देखते हैं। देखो, पहले तो आप AI के बारे में लिख सकते हो, व्हाट इज AI? It is that branch of computer science that is concerned with making computer intelligence mimic human intelligence, कि computer as intelligent as a human being हो जाए। AI has the potential to boost India's growth rate by 1.3% and add $1 trillion to Indian economy by 2035. इंडिया के पास स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया में AI क्यों बढ़ेगा? इंडिया के पास ऐसी क्या यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं? ह्यूज यंग फोर्स है, इमर्जिंग स्टार्टअप कल्चर है, इंडिया इज इंक्रीजिंग डिजिटल फुटप्रिंट, सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी है AI फॉर ऑल, जिसका बेनिफिट उठा सकते हैं कोई भी कंपनी जो AI में काम करना चाहती है। अब AI के बेनिफिट्स क्या हैं? हेल्थ केयर में बेनिफिट्स हैं, एग्रीकल्चर में है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट मोबिलिटी में है, मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी में है, स्मार्ट सिटीज में, एजुकेशन एंड स्किलिंग में। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है जिनमें AI बेनिफिट कर सकता है। इनके अंदर क्या लिखा हुआ है ये आप नोट्स में से देख लेना, मैंने ब्रॉड पॉइंट्स बताए हैं आपको। ऑलराइट, नाउ चैलेंजेस क्या है? एब्सेंस ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है, वो आप नोट्स में से देख लेना क्या चैलेंजेस हैं, और आंसर खत्म। हाँ नहीं सॉरी, एक और पार्ट रह गया, विच इज स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च किया था नेशनल AI पोर्टल,
which is one-stop digital platform for AI. फिर along with the portal mentioned above, the government also launched Responsible AI for Youth program. इसमें लोगों को, यंग लोगों को स्किल करेंगे. Global partnership on AI ये स्टार्ट करा है. India's AI strategy known as AI for all. From 2020 onward, CBSE ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने करिकुलम में डाल दिया स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि इंडिया के फ्यूचर में अच्छी खासी वर्कफोर्स हो जो स्किल्ड हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिनको पता है क्या. क्लियर? ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और एंड में आप कंक्लूजन लिख देना. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज रिलेटेड टू IoT. Internet of Things enabled world is the new future and therefore Indian government should take steps in this direction. Elucidate. 250 word question है, 15 मार्क्स का. That means आपके पास स्पेस है बहुत कुछ लिखने का. तो इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप कैसे अप्रोच करोगे, क्योंकि ये डायरेक्ट सा नहीं है क्वेश्चन. इसमें क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लिखना है. इन्होंने बोला है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स नया फ्यूचर है, इसीलिए गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए. बताओ, elucidate, throw some light on it. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो उसमें लिखोगे IoT है क्या, और इसमें आप लिख सकते हो IoT का स्कोप फॉर इंडिया, स्कोप इन इंडिया, IoT इंडिया में कैसे बड़ा हो सकता है. ठीक है. फिर जब आप मेन बॉडी पे आ जाओगे तो मेन बॉडी में पहला पार्ट होगा आपका बेनिफिट्स क्या है, जो आप 1 2 3 करके लिख दोगे हेडिंग डाल के. चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, वो भी आप 1 2 3 करके लिख दोगे. ठीक है. और थर्ड में आप लिखोगे गवर्नमेंट ने अभी तक स्टेप्स क्या लिए हैं. ठीक है, वो भी 1 2 3 करके लिख दोगे. फिर जो आप एंड में कंक्लूजन लिखोगे ना, इसमें थोड़ी आप डिटेल कंक्लूजन लिखोगे. इसमें आप पता है क्या लिखोगे कि what other steps that can be taken. तो इसकी कंक्लूजन ना थोड़ी डिटेल्ड होगी, 2-3 लाइनों की नहीं होगी, 6-7 लाइनों की होगी, जिसमें आप वे फॉरवर्ड सा लिख दोगे. ठीक है. तो इसमें आप सारा कवर कर दोगे. IoT क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या और स्टेप्स लिए जा सकते हैं, और इससे ये पूरा आंसर कवर हो जाएगा. ठीक है ना. आपके बेनिफिट के लिए की पॉइंट्स, IoT क्या है ये डेफिनेशन दी हुई है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं ये दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हुए हैं ये दिया हुआ है. राइट. तो ये आप देख लेना. ऑलराइट. नाउ जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस तो डिस्कस करता हूं, पर एक क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क देता हूं जिसके मैं कोई भी हिंट्स ड्रॉप नहीं करता. वो आपने खुद अटेम्प्ट करना होता है अपनी समझबूझ से, अपनी रिसर्च से. नो की पॉइंट्स वुड बी गिवन फॉर दैट क्वेश्चन, है ना, और कोई भी हिंट्स ड्रॉप नहीं होंगी. ऑलराइट. तो आज का वो क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन कौन सा है, वो थीम 3 से रिलेटेड है, विच इज अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और इसमें बेसिकली हमने 5G कवर किया हुआ. तो 5G पे आंसर आपने खुद से लिखना है. Globally, there is a race between countries with respect to early adoption of 5G. In the light of the above statement, discuss the significance and challenges that India faces in the adoption of 5G technology. 150 word, 10 marks. Alright? चलो फिर इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर फ्री टू आस्क अस दोस डाउट्स. डोंट वरी एट ऑल, हम आप ही के लिए बैठे हैं. Alright then, that's it from my side guys. I'll see you next time with another set of themes. Thank you.